तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज मैं कक्षा 12 वालों के लिए हिंदी विषय की तैयारी कैसे करना है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आ चुका हूं। तो आप देख सकते हैं। तो आपको इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहे तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर इसे देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से करेंगे स्टार्ट। तो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से अभी आपको देखना है हिंदी विषय में गद्य, पद्य, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य खंड एवं निबंध सम्मिलित है। ये आपको पता ही होगा। उसके बाद परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर पढ़ें। तो पहला पॉइंट का मतलब यह है कि जितने भी गद्य पद्य हैं और कथा साहित्य हैं, संस्कृत खंड हैं और व्याकरण है, काव्य सौंदर्य है और खंड काव्य एवं निबंध है, इन सभी को परीक्षा में अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए आपको इस सभी पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से एक बार अच्छे से देखना है और उसे पढ़ना है, न कि इसे रटना है। उसे भली भांति यानी अच्छे तरीके से देखकर समझकर पढ़ना है। उसके बाद नीचे यहाँ आएंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तथ्य, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। तो जैसे कि दूसरा जो हमारा पॉइंट है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि आपको जो नंबर मिलते हैं वो किस चीज़ के मिलते हैं, जब आप सही से लिखे रहेंगे। और जैसे रस, छंद, इन सब को आपको जैसे लिखे रहेंगे, तो यहाँ अगर रस है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन खींच देना है। और जैसे कोई मेन मुख्य बातें हैं, जैसे यहाँ पर परिभाषा है, इसको भी लाइन आप खींच सकते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण देने आप जा रहे हैं किसी व्याख्या का, तो यहाँ उदाहरण के स्थान पर भी ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो देखेगा, समझेगा कि स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा है कॉपी और उसने जो कि महत्वपूर्ण तथ्य थे या बिंदु थे उस पर रेखांकित किया है, जैसे कि आपने यहाँ इसे पढ़ा। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझे तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। तो जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि गद्य के अंतर्गत जितने भी लेखक हैं या फिर रचना है, उनको पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव यानी उसका भाव अर्थ क्या है उसको समझे तथा सारांश एवं उद्देश्य एवं भाषा की शैली को अपने शब्द में लिखे, न कि जो किताब में दिया है कि आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद उसे आप भूल जाते हैं। तो उसको ऐसे पढ़ना है ताकि पेपर में जब कोई भी अध्यांत यानी गद्य का आए धोआ हुआ, तो आपको लिखने के लिए आपको अपने मन से लिखना है, न कि नकल करके। अगर आप अपने से लिखेंगे तो अगर आपने गलत भी लिखा रहेगा तब भी आपको टीचर नंबर दे देगा। यहाँ चौथे पॉइंट पे चलेंगे, संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ का कंठस्थ कर लें। जैसे संस्कृत में कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि कठिन होते हैं, तो उनको क्या करना है, कंठस्थ करना, मतलब उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का अभाव रहे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जितने भी संधि, धातु रूप, शब्द रूप ये सब होते हैं, आपको एक एक याद कर लेना है। उसके बाद इनके जो नियम है, परिभाषा है, उसको याद कर लेना है और उदाहरण में एक दो दोहे भी याद कर लेना है। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अगला पॉइंट है, जैसे शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। शब्दों में सूक्ष्मतर अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद है वाक्य में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्यों में जो गलतियाँ होती हैं उसे अच्छे से लिखना है ताकि गलती ना हो। उसके बाद तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली बात समझ ले, यानी इनके जो भी परिभाषाएं हैं इनको तो आप जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद जो नियम है
और साथ साथ आप एक एक उदाहरण ज़रूर याद करना। उससे क्या होता है, जब आप इसका परिभाषा लिख देते हैं, अगर उदाहरण नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर वहाँ पर कट भी सकता है। उदाहरण लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर लिया है, इसलिए अगर आपका राइटिंग भी कम सही रहेगा तो भी आपको पूरा नंबर देगा, ज़्यादातर एक ही नंबर काटेगा। उसके बाद यहाँ नीचे आप चाहे तो पढ़ लेना, कोई ख़ास नहीं है। तो उसके बाद नीचे चलेंगे, परीक्षा के पूर्वगत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है आपको समझना है। जैसे परीक्षा के पूर्व मतलब परीक्षा भी कई दिन है होने को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी मॉडल पेपर मिले आपको उनको क्या करना है, उनको बढ़िया से देखना है। उसके बाद उनको हल करने की कोशिश करना है और उसमें जितने भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना है। और जैसे जैसे प्रश्न मतलब बने हैं उनसे संबंधित उत्तर ही आपको याद करना है। जैसे रस, छंद, अलंकार ये सब होते हैं, आपको उन सभी का सिर्फ परिभाषा याद कर लेना है कि रस के मतलब कई भेद होते हैं और उनके परिभाषा, और साथ ही साथ आपको उदाहरण ज़रूर याद करना है। उदाहरण कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक ही अगर आप उदाहरण याद कर लेते हैं और एक परिभाषा, बस उतना ही काम हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। तो काफ़ी बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान नहीं देते हैं, वो किस चीज़ का पता है, जल्दी जल्दी में प्रश्न को जो 15 मिनट आपको मिलता है पढ़ने के लिए उसे आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, ना ही निर्देश पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, प्रश्न में घुस जाते हैं। तो इसी में कई लड़के गलती कर देते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, सर्वप्रथम क्या करना है, प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, सबसे पहले अगर आप पेपर पाते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर पढ़ना है। उसके बाद निर्देश दिया है उसको निर्देश को पढ़ना है। जैसे निर्देश दिया रहेगा, इस खंड के इस प्रश्न को मतलब 5 प्रश्न दिए हैं, इसमें से आपको 3 करना है, ऐसे ऐसे करके दिया रहता है, तो उसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट है, वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें। स्पष्ट मतलब समझते हैं, साफ साफ, तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न हो। यहाँ पर जैसे व्याकरण के वर्तनी शब्द होते हैं उसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल न होने पाए। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट कैसे बना हुआ है, तो आपको पेपर में आप चाहे तो इस प्रकार का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले यहाँ लाइन खींच लेना है ऐसे ऐसे करके, उसके बाद एक लाइन ऐसे बना लेना है, तो यहाँ बीच में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम लिख देना है। उसके बाद जन्म लिखना है, स्थान, माता पिता का नाम, ऐसे एक बार यहाँ पर लाइन खींच देना है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे लाइन खींचना है। तो यहाँ क्या करना है, इसमें जन्म के सामने ऐसे लाइन खींच देना है। तो यहाँ इसमें पूरी तरह से नहीं बताया गया है, तो इसके बाद यहाँ जन्म जितना रहेगा यहाँ डेट डाल देना है इनका। उसके बाद स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचना, मृत्यु, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। उसके आगे चलते हैं, देखते हैं अगला बिंदु, उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। जैसे वहाँ पर दिया रहता है कि इस उत्तर को 25 शब्दों में ही लिखें, तो उसी को मतलब यहाँ पर कहा गया है कि शब्द सीमा को ध्यान रखकर ही लिखें। कई कई प्रश्न जो लॉन्ग होते हैं वह उनको 500 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं, पैराग्राफ मतलब पेज होता है। उसके बाद आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक बार इस प्रश्न को अवश्य पढ़ लें और अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि किसी भी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद उत्तर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियम एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानीपूर्वक पालन करें। तो इसका उत्तर
तो इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न मतलब हल करने स्टार्ट करेंगे तो उत्तर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर लिखना प्रारंभ कर देंगे। जैसे बीच में कहीं माता पिता आ गया उत्तर में, तो क्या करेंगे, ऐसे माता लिखेंगे, उसके बाद पिता लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह होता है, इस चिन्ह का नाम मुझे नहीं पता, इस चिन्ह को ज़रूर लगाना चाहिए। और कई वर्ड ऐसे होते हैं जैसे 2 बार आ जाते हैं, उनमें भी ये चिन्ह लगाया जाता है। और चिन्ह रहते हैं जैसे ये वाला चिन्ह, और जब लास्ट में है आ जाए जहाँ पर बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पर ये वाला पूर्ण विराम का चिन्ह ज़रूर लगा देना चाहिए। उसके बाद जैसे कोई उत्तर लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन टाइप बन रहा है तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मार्क ज़रूर प्रयोग करें। तो ऐसे से यहाँ पर नियम का जो विराम चिन्ह है उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर अल्प विराम और पूर्ण विराम का सिर्फ दिया गया है, इत्यादि मतलब और भी हो सकते हैं। इन सभी का सावधानीपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए। अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ संक्षिप्त शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र लिखा जाता है उसमें आप जैसे कई लोग होते हैं कट पीट कर देते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे किसी प्रकार का कट पीट या फिर कोई प्रकार का चिन्ह या पूर्ण विराम जहाँ जरूरी दिया रहता है, जैसे यहाँ ऊपर में लिखते हैं आप सेवा में श्रीमान, सेवा में लिख के डैश देते हैं तो वहाँ पर भी डैश सिर्फ डैश ही लगाएं। जैसे कई लोग होते हैं तो ऐसे लगा देंगे या फिर लाइन खींच देंगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए, नंबर तुरंत कट जाएगा। महत्वपूर्ण बातें रहती हैं उसको ध्यान देना चाहिए तभी लिखना चाहिए। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय, शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। तो यहाँ पर आपको 3 बातें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, इसको आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद विषय विस्तार, उपसंहार, ये 3 हेडिंग आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डालेंगे उत्तर पहले, उसके बाद ऐसे ऐसे डैश देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी आएगा निबंध उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे आपको गलती नहीं करना है। तो आपको क्या डालना है, पहले हेडिंग प्रस्तावना, तो यहाँ पर दिया भी गया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रस्तावना पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में लिखना है, फिर विषय के बारे में कुछ लिखना है, उसके बाद लास्ट हेडिंग डालकर तब यहाँ पर आपका निबंध समाप्त हो जाएगा, तभी आपको इसका नंबर दिया जाएगा। अगर जैसे आप डायरेक्ट लिख देते हैं उत्तर डाल के तो आपको नंबर कम मिलता है। उसके बाद चलिए अगला बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। तो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको तुरंत क्या करेंगे, कट पिट। तो किसी प्रकार का अगर कोई आप जब कापी में लिख रहे हैं अगर गलत भी हो जाता है उसे कट पिट ना करें। उसको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ गलत हो गया है तो इसके छोड़कर यहाँ बगल से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी अच्छा लिखे स्पष्ट लिखे ताकि समझ में आए। क्योंकि यहाँ पर इतने टीचर जो मतलब कापी अब जब आपकी कापी चेक होगी तो समय टीचर के पास इतना नहीं रहता है कि आपकी पूरी कापी को चेक करे अच्छे से। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर नंबर संख्या देखेंगे और तुरंत आपको उनको जितना नंबर देना रहेगा चेक करेंगे कापी और तुरंत नंबर देते चले जाएंगे। जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो इसमें से आपको 3 नंबर मिल गया, किसी के 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, 4 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं देते। 5 नंबर मुश्किल में ऐसे मिलेगा जब आप पूरी हेडिंग अच्छी तरीके से डाले रहेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा और आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तब। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला बिंदु है अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर क्या है, जिले मतलब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इससे निर्धारित जो खंड है, खंड काव्य है, उसके ही प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कोई अगर बाहर से प्रश्न आ जाता है तो उसको आपको नहीं लिखना है, उसका उत्तर आप उसका मतलब प्रश्न का नंबर आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर पहले बात तो ऐसे गलती होता है नहीं है, छपने में जो प्रश्न पत्र आते हैं वो सब
भली बात चेक कर लिए जाते हैं, उसके बाद ही तब आप प्रश्न को छापा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए और मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप पेपर अच्छी तरीके से दे सकें और तैयार कर सकें। काफ़ी बच्चों का मूड नहीं रहता है पढ़ने का, मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक ले आऊँगा ताकि आप कम पढ़ेंगे तब पर भी आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आज का हम वीडियो यहाँ पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।